वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्लास 12 वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज का क्लास करने वाले हैं, वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले चैप्टर 6 स्टाफिंग। और ये जो चैप्टर है बच्चा बहुत ही यूनिक है, और ये यूनिक इसीलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ऑर्गेनाइजेशंस बना दिया, बनाने के बाद आपको जो है ना सबसे मेन जो परेशानी आती है वो होता है स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग हम लोग कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग ऑफ वैकेंट सीट, है कि नहीं। तो रिक्रूट कैसे किया जाए, स्टाफ को कैसे रखा जाए, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए सबसे मेन जो बातें होता है वो होता है स्टाफ। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का अगर कहें तो अगर मान लीजिए टीम जिसको हम लोग कहते हैं स्टाफ अगर सही होता है तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर में कुछ इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे बातें सीखने वाले बच्चों, जो आपके फ्यूचर्स के लिए, जो आप एक बिजनेसमैन की तरह या आप कह सकते हैं आप बड़े एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ये बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। तो चलिए आज से क्लास में हम लोग सीखते हैं ये आखिर ये स्टाफिंग होता क्या। तो स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब ये मैंने बोला भाई, जो स्टाफिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं जो वैकेंट पोजीशंस होता है, जो खाली पोजीशंस होता है, उस खाली पोजीशंस को रिक्रूट करते हैं, उस जगह को भरते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से हम कह सकते हैं वो आपका स्टाफिंग हुआ, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर कहे जाए बच्चा तो बोला गया फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सबसे मेन बात यही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप स्टाफ को रख रहे हो तो सबसे मेन जो बात होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन। अब जिसके पास जो डिग्रियां है, जिसके पास जिस तरीके से क्वालिटी है, ठीक है ना, उसको वही काम देना चाहिए, तभी वो अच्छे ढंग से क्या कर सकता है, काम कर सकता है कि नहीं। तभी तो कहा जाएगा वो स्टाफिंग सही तरीके से हुआ है। राइट पर्सन्स को राइट जॉब मिलना चाहिए उसके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। तो उसके क्वालिफिकेशंस क्या है, उसकी योग्यता क्या है। अगर मान लिया दिया जाए, अगर मान लो उसको कुछ और ही आ रहा है, आप उसको किसी और जगह पर अगर रख दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसको सही तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा। अगर कोई कह सकते हैं अकाउंटेंट अगर दिया जाए, वो अकाउंटेंट का काम करने के लिए अच्छे तरीके से उसके पास एलिजिबल हर एक चीज दिया गया है तो वो काम अच्छे ढंग से कर सकता है। उसी तरीके से अगर आप उसको दूसरे काम अगर दे दोगे, ठीक है ना, तो फिर वो नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए कहा जाता है स्टाफिंग एक तरीके से जिम्मेदारी वाले चीजें होता है, खासकर मैनेजरियल एक स्किल होता है जो सही ढंग से सही तरीके से वो कर सकता है, ठीक है। सर न्यू एंटरप्राइज द स्टाफिंग फंक्शंस फॉलो द प्लानिंग and organizing functions, whereas in existing enterprise staffing is a continuous process होता है। स्टाफिंग क्या होता है बच्चा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जैसे कि आप लोगों ने प्लानिंग के बारे में सुन लिया, ठीक है, उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात कर लिए, उसके बाद हम लोग जो है ना यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं वो है स्टाफिंग, फिर हम लोग कंट्रोलिंग के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज होता है जब ऑर्गेनाइजेशन आपका बन चुका है, ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद आपने यहाँ पे भाई कह सकते हैं पहले प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजिंग बना, अब स्टाफिंग की बातें कर रहे हैं। तो स्टाफिंग मैंने बता दिया जो वैकेंट जो सीट होगा उसको सही तरीके से भरना ही मैनेजमेंट का सबसे जो है ना चैलेंज वाला बातें होता है। तो चलो हम लोग एक एक चैलेंज को देखते हैं। यहाँ पे तो बोला कि यहाँ पे नीड्स बेनिफिट्स एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग, ऐसा क्या जरूरत पड़ सकता है। तो बोला कि एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प अटेन the number and position one positions in the market, and insufficient staff can bring you down in the markets. The performance of an organization depends upon the performance ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। तो देखिए परफॉर्मेंस, अगर मान लीजिए आपने किसी भी एम्प्लॉयज को अगर आपने रिक्रूट किया, स्टाफ किया, तो उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से है ना आपको स्टाफिंग करना जरूरी है। क्योंकि बिना स्टाफ का ये तो समझ एडवांटेज स्टाफ का अगर बात करें बहुत ही ज्यादा होता है। क्योंकि कोई भी अकेले अगर बात करे बंदा वो ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, ठीक है, कंपनी खड़ा कर सकता है, लेकिन चलाने के लिए आपको स्टाफ चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि स्टाफ के अगर परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है तो उसका ग्रोथ लेवल क्या होता है, अच्छा होता है। मतलब स्टाफ के वजह से ही अधिकतर अगर कहें तो ऑर्गेनाइजेशन चल पाता है, ठीक है। तो स्टाफिंग का जो है ना सबसे मेन जो चयन होता है बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। इसका बोला गया फिलिंग द रोल्स बाय द ऑब्टेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ या पर्सनल्स की बातें करें, स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू द फिल द जॉब पोजीशन, देयर विल बी नो यूज ऑफ जॉब पोजीशन
or unless and until these are occupied by the employees, and it's the through the staffing function only that employees are appointed to the fill to vacant job। तब से तो मैं यही बात कर रहा हूं, अगर भाई जब तक देखिए स्टाफिंग का जब जरूरत हो जहां पे जिस पोजीशंस के लिए तभी करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा हूं यहाँ पे, ठीक है, जो क्या होता है ना, वहां पे उस बंदे से काम हो जा रहा है फिर भी उसके जगह पीछे ने वहां पे वो काम रख रहे हैं और बेवजह वहां पे वो काम में जो कि कोई ऐसा उसके लिए कोई सही तरीके से राइट जॉब राइट पर्सन की बातें नहीं हो रहा है, तो वो गलत हो जाता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जब वैकेंट हो लगे हाँ अपॉइंट करने लायक है तभी कर सकते हैं, ठीक है। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब की बातें मैं कर रहा हूं। स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब थ्रू द प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, ठीक है। तो हम लोग राइट पर्सन से अगर बातें करें तो राइट जॉब तभी हो सकता है जब हम उसको रिक्रूट कर लेते हैं और उसके बाद सिलेक्शंस की बातें करते हैं तो एक सही तरीके से मुझे बहुत सारे बंदा सही मिलता है। जैसे आप देखे होंगे गवर्नमेंट जो निकालते हैं वो वैकेंसी निकालते हैं, सुने होंगे, ठीक है ना। तो वैकेंसी में तो खाली तो है, अब उस वैकेंट जगह को भरने के लिए रिक्रूट प्रोसेस होगा, फिर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो पहले रिक्रूटमेंट होगा। अब रिक्रूटमेंट और वैकेंट और ये जो हम लोग बातें करें स्टाफिंग, ठीक है ना, और उसके बाद वैकेंट, ये सब अलग वर्ड है, ये सब अपने आप में एक प्रोसेस है। क्योंकि स्टाफिंग क्या होता है, एक प्रोसेस के थ्रू जो है उसको राइट पर्सन से लेकर राइट जॉब तक उसको पहुंचाने का काम करता है कि नहीं। ये नहीं जहां वैकेंसी निकला और आप ये समझ रहे हो आपको जॉब मिल गया, ऐसा नहीं होता है। वैकेंसी निकला उसमें लाखों करोड़ अगर कहें तो लाखों लोग कम से कम जो है ना उसमें उस वैकेंसी में फॉर्म भरे होंगे, उसके बाद उसके लिए रिक्रूट तभी हो सकता है जब वो एग्जामिनेशंस देगा, एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद उसमें से इसका कट ऑफ लिस्ट निकलता है, उस कट ऑफ लिस्ट के बाद है एक तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है और तब देखा जाएगा जहां भाई हमने जो सिलेक्शंस किया है उसमें वो किस लायक के हैं। तो जिस पर्सन को जिस तरह के क्वालिफिकेशंस होगा जो सिलेक्ट होके आया है उसको उसी तरीके से जॉब मिलेगा। लेकिन जॉब तभी, अच्छा जॉब तो मिल जाएगा तब मिलेगा जॉब सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है ना। और जब सिलेक्शंस होगा तो सिलेक्शंस में उसको कंसीडर किया जाएगा भाई आप सिर्फ यही काम करो। अब फिर भी क्या होगा, उस काम के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तभी तो वो अच्छे तरीके से बात कर सकता है, तभी तो वो काम कर सकता है। तो इतने सारे प्रोसेस होता है, इसीलिए बच्चों अब इतना समझ जाना स्टाफिंग मतलब ये नहीं सीधा हम स्टाफ को सीधा बोले हायर किए और सीधा आ गया, ठीक है। हायर किए बहुत सारे प्रोसेस है हम लोग समझने वाला है। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, अगर स्टाफिंग के हम लोग करते बच्चा तो उसके लिए बोला गया ग्रोथ होता है, ठीक है। सो बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफिंग इंश्योर द कंटिन्यूअस सर्वाइवल and the growth of the enterprises and organizations grows with the efforts of its employee only। तो दोनों का ग्रोथ होना चाहिए भाई, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का तो हवे करता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से अगर चलाना है तो उसके लिए आपको जो एम्प्लॉयज हैं उसका भी ग्रोथ होना चाहिए, तभी वो अच्छे तरीके से आपको काम को बढ़ा सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, ये तो बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, जब भाई आजकल जो है ना जहां पे जरूरत नहीं है फिर भी जो है ना स्टाफ लोग रख लेते हैं, ऐसा बातें नहीं होना चाहिए। आपको देखना है कि उस बंदे से हम कितना काम करवा सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको ऐसा लगे हाँ हमसे काम अगर करवा रहे हैं, ठीक है, उसी से अगर आपको लग रहा है काम हो जा रहा है, वो अगर ओवर टाइम करे तो उसको ओवर टाइम का पैसा दो, ठीक है ना। लेकिन जब उस बंदे से हो जा रहा है तो काहे के इंगेज करें, हाँ उसको हम सैलरी डबल कर देंगे वो अलग बात है, ठीक है ना। इंगेज नहीं चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा स्टाफ रखने से वो भी एक तरह के सिरदर्द होता है। तो आपको अगर छोटे मोटे स्केल के अगर ऑर्गेनाइजेशन की आप सोच रहे तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तब भी जो है अलग अलग जो मैनेजर्स होते हैं वो सब अपने तरीके से सोच के हिसाब से वो सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला गया यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है ना बातें होना सही जरूरी है क्योंकि वो स्किल के बेस पे काम करता है थ्रू द मेन पावर ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहली बात ये होना चाहिए, अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं रिसोर्सेज के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, एक प्लानिंग की जरूरत होगा। बिना प्लानिंग का कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता है, ठीक है। प्लानिंग भी एक तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलाने हैं। ये नहीं एक बार प्लानिंग कर लिया और लाइसेंस हो गया स्टाफिंग कर दिया जाकर सो गया, नहीं। आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो तो हमेशा प्लानिंग वाले जो प्लानिंग का जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तो अब क्या नया होना चाहिए, अब क्या नया होना चाहिए, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। उसी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर बात यहाँ पे हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए, जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा। वी कैन फाइंड आउट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपको देखना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कितने तरीके के मुझे एम्प्लॉय चाहिए, कितने चाहिए, क्या चाहिए भी या नहीं चाहिए, नीड है या नहीं है।
तभी आप सही तरीके से, है ना, आप सही तरीके से स्टाफ को सिलेक्शन कर सकते हो। So there are no chance of over manning and the shortage of अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। तो ध्यान रखना है बच्चा, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखे हुए हैं जो ओवर मैनिंग या शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए नहीं कम होना चाहिए, तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्प इन बोला गया कंपीटिंग करने के लिए जो है ना स्टाफिंग जरूरी होता है। सो टू ऑर्गेनाइजेशंस कैन इजीली एक्वायर same types of physical and financial resources, but what help one organization to the win over the other is the efficient staff. So the organizations with the efficient staff can easily win over its competitors। देखिए बिना स्टाफ का तो कुछ नहीं हो सकता है ना। अब मान लीजिए क्रिकेट टीम में अगर बातें करें तो वो कोई कैप्टन अगर खेल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है जो कैप्टन ही मैच जिता दिया, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ उसमें जो बहुत सारे स्टाफ भी होते हैं, स्टाफ मतलब वहां भी तो स्टाफ होता है ना, कोई सपोर्टिव टीम होता है, कोई हेड कोच होता है, हेड कोच होता है, बाकी बात 11 को तो प्लेयर तो होबे करते हैं। अब 11 प्लेयर में से जो अगर मान लेते हैं जो कैप्टन्स होते हैं, जरूरी नहीं है जो वही मैच जीता है। हाँ ठीक है, वो एक मैनेजर की तरह काम किए, वो एक लीडर की तरह काम किए, लेकिन और भी तो बंदे हैं, और भी तो वहां पे प्लेयर्स हैं जो हेल्प किया उस एम को अचीव करने के लिए, है कि नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना बच्चा, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स अगर बातें करें ना मार्केट में तभी आप कॉम्पीट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में अगर कहें तो कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, और वो तभी आप कॉम्पीट कर सकते हो जब आपका स्टाफ मजबूत होगा, आपका टीम मजबूत होगा, ठीक है। इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, ये बात तो सही होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए मॉरल वैल्यू ही अगर आप डाउन कर दीजिएगा जो एम्प्लॉयज है आपका, तो फिर आपका टीम सही नहीं हो पाएगा, आपका ग्रोथ लेवल सही से नहीं हो सकता। इसलिए मॉरल वैल्यू जो बात करते हैं, मोरालिटी जिसको बोल सकते हैं, स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्रमोशंस एंड कंपनसेशन एक्सेट्रा। कंपनसेशन भी देना चाहिए उसको, जो है ना के प्रमोशन देना चाहिए, है कि नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है ना, तो तभी जो है ना आपसे वो टिक सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे केस आया है जो बोलते सर मेरे पास स्टाफ जो है ना टिकता ही नहीं है। और भाई स्टाफ तभी टिकेगा ना क्योंकि आप दूसरे से कंपटीटर्स में हो, कंपीट करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो आप देखो ना वो कितना सैलरी दे रहा है, क्या वो अपने जो स्टाफ का अगर बात करें किस तरीके से प्रमोशन दे रहा है, किस तरीके से अगर कहीं यहाँ पे जो है ना उसका कंपनसेशन दे रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे बातें होता है, वो आप देखो, उससे ज्यादा दो, उससे काम करवाओ, ऑप्टिमम लेवल जितना हो सके उससे काम करवाओ, उसको हमेशा जो मॉरल लगना चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ इमोशनली से नहीं होगा, उसको कुछ तो चाहिए, तो उसके हिसाब से भी, ठीक है। सो ऑल दिस एक्टिविटीज हेल्प मोटिवेटिंग भी चाहिए, उसको मोटिवेट भी करना पड़ता है एम्प्लॉयज को, तभी तो सही तरीके से बूस्टिंग मिलते रहता है और मॉरलिटी उसको बढ़े रहता है, तभी तो अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम उसके जॉब के सेटिस्फैक्शंस को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रमोशन, उसका पहले तो ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन, ठीक है ना, और मोटिवेशन उसके लिए जरूरी है। अब है स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एचआरएम के काम होता है, बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोला कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉयज। बात तो सही है, अगर हम यहाँ पे जो वैकेंसी है अगर मान लीजिए वो पूरे तरीके से अगर फिल करना है, तो फिल करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऐसा इन्वॉल्व होना चाहिए जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत हो ह्यूमन रिसोर्सेज की, रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉयज। ये एचआरएम के काम क्या है, तो एचआरएम के काम हम कह सकते हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्सेज के तक काम तो हमें करेगा, वो एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स के भी काम करते हैं, सेलेक्टिंग बेस्ट एम्प्लॉयज हम लोग को लेके देते हैं, वो ट्रेनिंग करवाते हैं, डेवलपिंग करवाते हैं, कंपनसेटिंग हो गया, रिवॉर्डिंग हुआ, ये सब एम्प्लॉयज को जो है एक एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बातें करते हैं, इनके पास इतने सारे प्रोसेस के लिए आपको कहें मैनेजरियल स्किल होते हैं। सो मैनेजिंग बोला गया ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द मोस्ट important task because the performance of an organization depends upon how well this function is performed, है कि नहीं है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वेल परफॉर्म करेगा, उसके लिए मैनेजिंग जो होना चाहिए ना, जो हम एचआरएम की बातें कर रहे हैं, वो सही तरीके से होना चाहिए। As organizations grow and the number of persons employed increasing, a
सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। बहुत सारे आप ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा, एक जन एचआरए की बात किया जाता है, ठीक है ना, या तो एचआरएम की बात किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही है बच्चा जो कंपनी के लिए अच्छा सा है ना स्टाफ को सेलेक्ट करके दे। और अच्छा सिर्फ सेलेक्ट करने की बात नहीं, तो जो एचआरआई में होता है या एचआर होता है उसका मेन जो काम होता है उसको ट्रेनिंग भी दिलवाए, उसको अच्छे तरीके से डेवलप भी कराए, और जब वो पूरे तरीके से परफेक्ट हो जाए काम करने लायक, तभी जो है उस कंपनी के अंदर जो है एंट्री दिया जाता है, ताकि अब वो काम करने लायक हो गया है कि नहीं है। तो इतना इसके प्रोसेस होते हैं। एचआरएम की बातें करें, इसके काम की बातें करें, ठीक है, देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चा बोला गया है जो हम क्या क्या प्रोसेस करवा सकते हैं, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है? तो पहली बात ये, आपके पास मेन पावर होना चाहिए, ठीक है ना, बिना मेन पावर का बातें नहीं हो सकते। देख सकते हो एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्रूटमेंट। पहले सैलरी देने का आपके पास मेन पावर होने चाहिए। अगर आप कोई भी इंप्लॉयज को अगर रखते हैं तो पॉकेट में एटलीस्ट आपको 1 साल का सैलरी देने के लिए आपके पास मेन पावर होना चाहिए, ताकि कंपनी का ग्रोथ लेवल अगर मान लीजिए स्लो है और ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है, तो आपको जो है ना 1 साल तक ज्यादा टेंशन या सोचने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। एटलीस्ट 6 महीना भी माना जाता है, ठीक है ना, तभी जो है ना आप उसको धीरे धीरे जो है ना चला सकते हो। सैलरी देने के लिए आपके पास जो है ना स्टाफ का है नहीं, ठीक है, मेन पावर है नहीं, और आप रिक्रूट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोला जाता है पहले मेन पावर होना चाहिए, उसके बाद होता है रिक्रूटमेंट। तब बात करेंगे रिक्रूटमेंट क्या होता है। फिर होता है सिलेक्शन। जैसे रिक्रूटमेंट मैंने बोला, अब मान लीजिए आपके पास मेन पावर है, आप रिक्रूट कैसे करेंगे? तो भाई चलो आप वैकेंसी निकालो, वैकेंसी जैसे निकालोगे तो वहां बहुत सारे अप्लाई करेंगे। अप्लाई अगर करते हैं तो उसको आप टेस्ट लीजिएगा, एग्जामिनेशन लीजिएगा, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछिएगा, ठीक है ना, उसका उसमें से आपको जो भी बेटर लगेगा उसको आप सिलेक्शन करोगे, और जो आपको बेटर लगा उसको आप क्या करोगे, तो उसको प्लेसमेंट एंड ऑडिटेशन करवाओगे, उसको ट्रेनिंग वेनिंग सब देके फिर उसको जो है ना यहाँ पे ट्रेनिंग ये सब देके पहले तो प्लेसमेंट दे दिए, उसको कौन सा डिपार्टमेंट भेजे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए उसको अकाउंटेंट के डिपार्टमेंट में अगर भेज रहे हैं तो उसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है हम लोगों का एक अगर कहें तो स्टाफिंग का। उसके बाद अगर बच्चा देखें यहाँ पे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक एक लाइन को। तो बोला कि एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्रूटमेंट मींस नोइंग हाउ मेनी पर्सन्स एंड व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल्स, प्रायर एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक एक्सेट्रा इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द फिल द वेरियस जॉब पोजीशन क्रिएट व्हाइल डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये तो ठीक है, यहाँ पे साफ साफ यहाँ लिख दिया है जो मेन पावर इक्विपमेंट, तो भाई बोला गया है आप देखना ये पड़ेगा एस्टिमेटिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स आपको क्या है, किस तरीके के बंदे आपको चाहिए, किस तरीके के पर्सन आपको चाहिए, क्वालिफिकेशन या स्किल, प्रायर एक्सपीरियंस वाला चाहिए, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। फॉर एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल टेक द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। बोला गया तीन जो है स्टेप्स यहाँ मेन पावर के लिए। पहली बात बोला गया वर्कलोड एनालिसिस, इट मींस एनालिसिस द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड द अकम्प्लिश्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। वर्कफोर्स एनालिसिस की अगर बात करें, इट मींस एनालिसिस द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और एम्प्लॉय ऑलरेडी अवेलेबल ऑक्युपाइंग द जॉब पोजीशंस एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवर बर्डन या अंडर बर्डन। देखिए वर्कफोर्स भी एनालिसिस करना पड़ता है, मतलब आप ये जो मेन पावर की बातें कर रहे हो तो वर्कफोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने ऐसे बंदे हैं जो कितने, जो वर्कफोर्स का मतलब जितना बंदा काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो सिचुएशन ऑफ ओवर स्टाफिंग जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैंने बार बार रखा है जो ओवर स्टाफिंग, ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं है। वुड नेसेसिटीज एम्प्लॉय रिमूवल, जहां भी लगे आवश्यकता है तो ठीक है, नहीं तो उसको हटाओ या तो ट्रांसफर कर दो कहीं और, अदरवाइज वुड बी मोर प्ले लेस वर्क। पता ही है ज्यादा स्टाफ रखने से जो है ना काम कम होता है, क्योंकि प्लेस कम हो जाता है ना, तो प्लेस अगर कम हुआ तो वर्क क्या होगा, कम। तो ये आप इकोनॉमिक्स में समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो आपको मैं बता दूं, अगर आप ज्यादा जैसे जैसे अगर मान लीजिए आप वर्क को मतलब एम्प्लॉय को अगर हायर करते हैं स्टाफ को, तो वहां पे आप ये सोचेंगे नहीं वो ज्यादा प्रोडक्शन लेके देगा, वो ज्यादा काम लेके देगा, ऐसा नहीं है, तो उसका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। ये एक ध्यान रखना है, ओवर स्टाफिंग नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड सिचुएशन ऑफ अंडर स्टाफिंग वुड बी नेसेसिटी द स्टार्टेड ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जहां पे लगता है जहां भाई हमको जो है जो स्टाफ से थोड़ा कम है, जहां पर जरूरत है, द मैनेजर्स ट्राई टू फाइंड आउट द मेन पावर रिक्वायरमेंट बाय द इक्वेटिंग वर्कलोड एनालिसिस टू द वर्कफोर्स, ठीक है, एनालिसिस। मतलब यहाँ पे यही हुआ जो आपको जो है मेन पावर ये ध्यान रखना है, जो मेरे पास जो
कहें पहले मेन पावर में क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने बताया क्वालिफिकेशन स्किल्स पर ये सब होना चाहिए, वर्क को एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जो है आप सही तरीके से आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है रिक्रूटमेंट। तो बोला गया रिक्रूटमेंट आप किसको कह सकते हो, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। द रिक्वेस्ट पोजीशंस मे बी फिल्ड अप फ्रॉम द विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या फ्रॉम आउटसाइड। रिक्रूटमेंट या तो आप चाहो तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से भी कोई राइट पर्सन क्वालिफिकेशंस वाले को हायर कर सकते हो, और नहीं तो आउटसाइड, क्योंकि आपको बोला गया है जो मेन पावर तो है। अगर मेन पावर अगर मान लीजिए आपके पास है, तो आपको देखना ये है जो मुझे क्या इंटरनली या इनसाइड की बातें कर सकते हैं, क्या वहां पे वैसे स्टाफ्स हैं जो जहां पे खाली है, वैकेंट जगह है ना, वहां पे उस सीट को पूरा किया जा सकता है, तो पहले आप वहां पे खोजो, नहीं तो एक नोटिस बोर्ड लगा दो, ठीक है ना। और जब लगे जो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई बंदा या बंदी अगर नहीं है काम करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आउटसाइड से आपको रिक्रूटमेंट एक पेपर में इश्तिहार देके, मैगजीन्स पे, रेडियो पे, टीवी पे, आपको जहां से भी हो वैसे आप पूरा करके वहां से रिक्रूट करवा सकते हो, ठीक है। सो आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, द मैनेजर्स tries बोला गया tries that more and more people should be applied for the job so that the organizations can get more choice and can select better candidates. so internal sources अगर बातें करें बच्चा, यहाँ पे ट्रांसफर एंड प्रमोशंस करवा सकते हैं, मे बी यूज्ड टू द लिमिटेड एक्सटेंड फॉर द फ्रेश टैलेंट एंड वाइडर चॉइस ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज। तो देखिए क्या होता है ना, इनसाइड वाले जो मतलब इंटरनली अगर मान लीजिए हम अगर कोई स्टाफ को सिलेक्शंस करते हैं, तो मेरे पास जो पहले से है एक्सपीरियंस होगा, तो मेरे लिए ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होगा। हाँ भाई उसको जानते हैं, इतना दिनों से यहाँ पे काम कर रहा है, या तो उसको ट्रांसफर करा के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो दूसरे जगह से, सेम कंपनी है लेकिन अलग जगह काम कर रहा है, उसको हम यहाँ पे लेकर ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें ज्यादा हेडेक की बातें नहीं होता। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए आउटसाइड सोर्सेज से अगर आप मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट करवा के द्वारा आपने स्टाफ को सिलेक्शन कराया, तो क्या होता है ना, उसके लिए आपको फिर से वही बात होगा, उसको जो है ना ट्रेनिंग दिलवाओ, ठीक है ना, उसको अलग अलग बातें समझाओ, और तब जो है ना उससे काम आएगा। इसके लिए क्या होता है, अगर आप आउटसाइड से अगर करवाते हो तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, मैनेजमेंट जो है कंसल्टेंट का हेल्प लेना पड़ता है, इंटरनेट का हेल्प लेना पड़ता है, तभी जो है आप बाहरी से उसको सिलेक्शन करवा सकते हो, आप रिक्रूट करवा सकते हो। अब यहाँ पे आता है प्रोसेस। अगर मान लीजिए रिक्रूटमेंट मैंने कर भी लिया, जो मैंने बोला 500,000 लोग को वहां पे एप्लीकेशन आ गया, रिक्रूट तो हो गया। रिक्रूट कहने का मतलब ये हुआ जो वो आवेदन दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया आपको, मतलब आपका एक कंपनी वाले अगर है तो आपको जो है ना 500 मान लीजिए आपको जो है ना एम्प्लॉयज की अगर जरूरत है, तो आपने बोला यहाँ पे 500 सीट खाली है, और जैसे ही आपने रिक्रूटमेंट के लिए आपने अनाउंसमेंट किया वैकेंट सीट के लिए, तो आपके पास ऐसा एप्लीकेशन आया। अब एप्लीकेशन आया तो आप क्या करना चाहते हो, क्या उसको इंटरव्यू के द्वारा उसको कंप्लीट किया जा सकता है, या क्या उसको बोलते हैं टेस्ट वेस्ट दे के लिया जा सकता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे उसको सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद बोला गया सिलेक्शन की बातें करें तो बोला गया इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट candidate to the fill vacant job positions. The selection is done through the process which involves टेस्ट ले सकते हो, जैसे यहाँ देखते हो, ठीक है, रिक्रूट हो गया। अब यहाँ पे बेस्ट सिलेक्शन कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट लो, इंटरव्यू लो, एक्सेट्रा जो भी आपको लग रहा है उसके प्रोसेस से आपको करना होगा। सो इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट। ऐसा थोड़ी है जो मैं सबको जॉब दे सकता हूं, ऐसा नहीं है। मैंने रिक्रूट किया, रिक्रूट करने के बाद आता है यहाँ पे सिलेक्शंस का, सिलेक्शंस में या तो टेस्ट के द्वारा ले सकता हूँ, इंटरव्यू के द्वारा ले सकता हूँ, लेकिन जैसे मुझे लगेगा, देखिए जितना रिक्रूट हुआ, मान लीजिए मुझे 500 सीट की मैंने बोला भाई मेरे को 500 सीट स्टाफ चाहिए, और जैसे मैंने अनाउंसमेंट किया तो मेरे को जो है ना कम से कम मिल गया यहाँ पे 5000 लोग मिल गए। तब बताओ 5000 लोग में से मुझे कितना लोग चाहिए, 500, बाकी बात 4500 जो आपको दिख रहा है, 4500 जो दिख रहा है, उसको क्या करना होगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन रिजेक्ट हम किस मेरिट लिस्ट पे कर सकते हैं, कुछ तो मेरिट होना चाहिए ना। तो आपको जिस टाइप के बंदा या बंदी चाहिए, पोजीशन जो खाली है, जो आपको लग रहा है ना मुझे इस तरीके का कैंडिडेट चाहिए, और हाँ उसको आप इंटरव्यू से छाटते हो या टेस्ट लेके छाटते हो, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो बोला कि रिजेक्टेड कैंडिडेट व्हिच इज व्हाई द सिलेक्शन इज आल्सो कॉल्ड द नेगेटिव प्रोसेस। बात तो सही है ना, आप किसी भी स्टाफ सिलेक्शंस की अगर बातें करो तो सिलेक्शंस हमेशा जो होता है ना बच्चा, वो नेगेटिव ही प्रोसेस होता है। जब उसमें छटने की अगर बातें करें, जो रिजेक्टेड है ना, वो रिजेक्टेड होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शंस की अगर बातें करें, इसमें दो बातें बताया गया है।
एक तो बोला गया यहाँ पे टू सेलेक्ट द बेस्ट अमॉन्ग द अवेलेबल। अब बेस्ट को अगर ढूंढते हो, बेस्ट को अगर ढूंढते हैं तो बेस्ट के चक्कर में भाई किसी ना किसी का तो पत्ता तो साफ होने वाला है ना, उसको तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा ना। तो बोला गया टू मेक सेलेक्टेड कैंडिडेट रियलाइज दैट हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सीरियसली है इसके लिए हमको एकदम से स्कैन कर करके मुझे सिलेक्शंस की प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है। सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है। आप सुनो आगे, बोला कि आप प्लेसमेंट है ना उसके हम ऑफर तो करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। प्लेसमेंट रेफर्स टू द ऑक्युपाइंग द पोजीशंस पोस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर which he is selected. So after selection he employees is giving an appointment, बोला कि लेटर एंड इज आस्क्ड टू ऑक्युपाई द वैकेंट जॉब पोजीशंस। ठीक है, मैंने वहां पे सिलेक्शंस किया, अब सिलेक्शंस करने के बाद उसको प्लेसमेंट जो देंगे वो जहां पे खाली है जगह, जो उसको पोस्ट देंगे उस कैंडिडेट को, तो जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, जिसको भी मैंने सेलेक्ट किया है, तो वैसे कैंडिडेट को, सिलेक्टेड कैंडिडेट को हम सिलेक्शंस के बाद है ना उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, है कि नहीं। हमने रिक्रूटमेंट करा लिया, 5000 जरूरत है, 500 आ गया 5000, फिर हमने सिलेक्शंस किया। अब सिलेक्शंस करने के बाद मुझे 500 चाहिए, तो मैंने 500 का बोले आफ्टर सिलेक्शंस क्या दे देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर। तो अपॉइंटमेंट जो लेटर मिलते हैं बच्चा वो सिलेक्शंस के बाद मिलता है, ठीक है। अब जैसे अपॉइंटमेंट लेटर हम जो देंगे, जहां पे जिस जगह के लिए खाली था ना, हम उसको उसी स्थिति की बात करेंगे। देखो भाई इस जगह पे एक चीज खाली था, इसी वजह से आप वो जो सिलेक्शंस किए हैं आपको वहां पे जाके काम करना है। उसके लिए बोला कि यहाँ पे ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूस द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज टू द अदर एम्प्लॉयज एंड फेमिलाइजेशन एंड हिम या हर विद द रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप जो ओरिएंटेशन की जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बात समझ में आ गया। आपने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, अब ओरिएंटेशन का मतलब ये हुआ जैसे उस बंदे के पास अपॉइंटमेंट लेटर जैसे पहुंचा, अब उस बंदा को या बंदी को जो भी है, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो एक रूल एंड रेगुलेशंस, एक पॉलिसी बनाए हुए रहता है। जो भाई जो भी बंदा या बंदी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, हिम या हर अगर बातें करें, जो भी अगर आएगा उसके लिए सबसे मेन चीज है, पहले उसको तो ठीक है फेमिलियर करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको समझाना पड़ेगा जब भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में तुम तो जॉब तो मिल गया, लेकिन इस जॉब के लिए आपको पास जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। So this process of familiarization called orientation is very crucial and may have a lasting impact on his decision to the stay on his job या performance। ये एक ऐसा लास्टिक परफॉर्मेंस होता है ओरिएंटेशन, जो अगर मान लीजिए जो कंपनी के पॉलिसी है, जो वहाँ के फेमिलाइजेशन है, ठीक है ना, वो बताने के बाद वहां पे उसको लगता है हाँ इस माहौल में हम कंपनी का ग्रोथ करवा सकते हैं या हम ग्रोथ हो सकते हैं कि नहीं, तो उसका लास्ट डिसीजन है। और उसके बाद जो है ना काम करना क्या होता है, शुरू करना पड़ता है। अब काम करना तो शुरू करना है, तो जैसे मान लीजिए काम कैसे शुरू किया जाए, जैसे उसको बता दिया जाता है इस कंपनी का ये नियम कानून और कायदे हैं, और जब तक आप इस पे रहेंगे तो आपका जो है ना आपकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए, आपके जॉब परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो बोलेगा ठीक है ओके डन। तब उस आप क्या करेगा, अब होगा उस बंदे को एक तरीके से डेवलपमेंट और ट्रेनिंग लिए भेज दिया जाएगा। चलो ठीक है, आपने बोला जो हम इस तरह के काम करेंगे, मान लीजिए मैंने बोला ठीक है भाई मेरा सिलेक्शन तो हुआ, मुझे पोजीशंस मिलेगा अकाउंटेंट का, ठीक है, मैंने अकाउंटेंट के लिए काम बोला, चलो ठीक है हम कर लेंगे। लेकिन उस कंपनी का क्या सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, किस तरीके से काम करवाते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए ना। आपको आता है अच्छी बात, आपको हिसाब बारी आता है अच्छी बात है, लेकिन वो किस सॉफ्टवेयर पे काम कराना चाहते हैं, अगर कंप्यूटराइज की अगर बातें करें, ठीक है ना, या मान लीजिए हार्ड कॉपी पे काम कराना चाहते हैं, उसका क्या फॉर्मेट है, वो किस तरीके से काम करता है, उसका नेचर क्या है उस कंपनी का, वो तो पॉलिसी के हिसाब से होता है ना। तो सब कंपनी का अपना अपना एक पॉलिसी होता है, नेचर होता है, उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दे के और उसके बाद उस काम के जगह पर रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में अगर समझ ले बच्चा, तो बोला गया यहाँ पे टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंशंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड टू मोटिवेट देम इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड to training and development opportunity for the employees so that they can reach the top and keep the improving their skills। जो भी बंदा या बंदी जिसके पास स्किल हुआ होगा तभी तो सिलेक्शन हुआ है, तभी तो उसको जो है ना जॉब ओरिएंटेशन के हिसाब से मिला है। अब जैसे ये सब मिलने के बाद अब ये जो हम बात करें जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाता है, तो बोला जाता है कंपनी के
लोगों के तरफ से जो ट्रेनिंग दे रहा है कि भाई यहाँ तक तो पहुंच गए, अब पहुंचने के बाद आपके पास जो स्किल है उस स्किल को अपने पास अच्छे तरीके से रखो और उसको भी इम्प्रूव करो, और जितने भी स्किल तुम्हारे पास है वो कंपनी के काम में लगा दो, ठीक है ना, जिससे क्या हो सके, आपका कंपनी में काम करने से कंपनी को फायदा हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो आपका अगर कहें तो आपका भी क्या उसको बोल सकते हैं, तो प्रमोशंस मिलेगा, कंपनसेशंस मिलेगा, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, है कि नहीं। फिर यहां बोला गया ट्रेनिंग इज द प्रोसेस, बोला गया लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज होता है, बात तो सही है, टू अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इन देयर करेंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर एनी इंटेंट जॉब। So development yeah refers to the learning opportunity designing to help employees grow. So it means growth of individual in all respect. खुद का भी ग्रोथ होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस का भी ग्रोथ होना चाहिए, तभी तो आप सही जगह पे सही तरीके से काम करने के लिए आए हो। आप खुद के बारे में अगर स्टाफ सोचना अगर शुरू कर देगा फिर वो कंपनी का भला कभी नहीं हो सकता है। पहले कंपनी तभी जो है ना खुद, ठीक है, खुद तो बाद में देख लेंगे, जब आप कंपनी का ग्रोथ या परफॉर्मेंस अगर आप अच्छा करके दोगे ना, मतलब आप स्टाफ की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई स्टाफ या एम्प्लॉय अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से अगर काम करके देता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वैसे भी उसका इंडिविजुअलिटी जो होता है उसको भी प्रमोशन चाहिए ना, उसको कंपनसेशन चाहिए। वो जो कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन वाले मैनेजर्स होंगे, मैनेजमेंट होगा, उसको मिलता है। अब पहले ही आप सोच रहे नहीं मेरा खुद का जो है ग्रोथ होना चाहिए कंपनी के या तेल लेने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बोला गया परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होना चाहिए आफ्टर टेकिंग, बोला गया ट्रेनिंग एंड performing the job, for sometimes there is a need that employees performance must be evaluated. So performance appraisal means evaluating the performance of an employee, so engage some predetermined standards होना चाहिए। the performance appraisal process therefore they will be include, क्या क्या include है, बोला गया defining the job, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से पहले तो आप डिफाइन कर लो जो आपको किस तरीके के काम करने हैं। फिर अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को भी देखना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग द फीडबैक, ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ना, देखना पड़ता है आपको जो काम मिला है मैंने डिफाइन कर दिया, चलो ठीक है, परफॉर्मेंस भी देख लेंगे, फिर प्रोवाइड फीडबैक के हिसाब से भी। अब यहाँ पे आता है जब आपका सब कुछ सही तरीके से गुड स्कोर में आप जा रहे हो, लगता है ये जो एम्प्लॉयज है सही तरीके से काम कर रहे हैं, इसका अप्रेजल्स फीडबैक मैकेनिज्म जो भी है अच्छे तरीके से हो रहा है, तो देख लो यहाँ पे देख लो क्या प्रमोशंस एंड करियर प्लानिंग। अब यहाँ पे आता है उस एम्प्लॉयज को, उस स्टाफ का, ठीक है ना, एक तरीके से प्रमोशंस भी और उसका करियर चौपट नहीं होना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। प्रमोशंस बोला गया रेफर्स टू द बीइंग अ प्लेस इन द हायर जॉब्स पोजीशंस विद मोर पे। तो जैसे मान लीजिए कंपनी के द्वारा जब उसको सिलेक्शन किया गया है, उसको लगता है भाई हम अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, देखिए मोरलिटी वैल्यू तब स्टाफ का गिर जाता है जब आप अच्छा काम करते हो और काम करने के बाद भी किसी प्रकार का अगर मान लीजिए आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मोटिवेट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, आपको एक तरीके से लगता है हाँ हम इतना काम करने के बाद है मैनेजमेंट के द्वारा थोड़ा सा भी उसको इनकरेज नहीं किया जा रहा है, तो वो आपका बंदा जो आपको लगता है जो कंपनी का बहुत ज्यादा हेल्प किया है, परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो इसका मतलब उसका मल्टी डाउन हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव बातें सोचना शुरू कर देगा, या तो नौकरी छोड़ के चला जाएगा, जिससे क्या होगा कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है। हाँ ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन वाले सोचेगा नहीं उसके जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, तो इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ बोला गया मैनेजर्स मस्ट बी इनकरेज एम्प्लॉयज टू द ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल्स, प्रमोशंस आर बोला गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पीपल्स ऑफ करियर। तो ये तो बात समझ में आ गया, प्रमोशन है ना देना चाहिए ताकि उसको जो है ना एकदम से ग्रोथ उसका भी होना चाहिए और साथ साथ उसको मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। कंपनसेशन तो इट रेफर्स टू द ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्डेड मिलना चाहिए उसको गोइंग टू द एम्प्लॉयज, सो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट लाइक वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव्स, कमीशंस एंड बोनस, एंड द इनडायरेक्ट पेमेंट लाइक एम्प्लॉयर एंड पेड इंश्योरेंस, वैकेशंस, ठीक है, वैकेशंस भी उसको मिलना चाहिए ना, कहीं घूमने का उसको इंश्योरेंस का भी हेल्प मिलना चाहिए, बोनस, कमीशन, ये सब समझा रहा है, ये सब उसको मिलना चाहिए ताकि तो काम कर सकता है। टाइप ऑफ बोला गया डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट कैसे हो सकता है, तो बोला गया टाइम बेस्ड वेजेस प्लान, और टाइम बेस्ड इसको अच्छे तरीके से समझना बच्चा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरीके से ना डायरेक्ट
फाइनेंशियल पेमेंट होता है वेजेस के हिसाब से। देखते हैं यहाँ पे बोला गया टाइम बेस्ड वेजेस प्लान। अ टाइम बेस्ड प्लान बोला गया मींस अ सैलरी एंड वेजेस आर पेड आइदर डेली, वीकली, मंथली या एनुअली। हम किस तरीके से उस बंदे को पैसा दे सकते हैं, वेजेज जो देंगे काम करने के बाद वो हम डेली उसको दे पे आउट, वीकली साप्ताहिक दे, मंथली दे या एनुअली दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस बेस्ड वेजेस प्लान दे, क्या जो जैसा काम करेगा उसके आधार पे हम उसको सैलरी दे, क्या दे उसके हिसाब से, परफॉर्मेंस के आधार पे उसके प्लान के हिसाब से उसको जितना काम किया उसके हिसाब से हम क्या करें उसको सैलरी दे या वेजेस करें, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर मतलब क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस करता है उसको हम किस तरीके से काम लिए हैं और किस तरीके से उसको जो है ना परफॉर्मेंस के आधार पर उसको पैसा दे, सैलरी दे, वेजेस दे, बोनस दे, ऐसे बहुत सारे बातें होता है। अब लिखा है फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ एनी पे प्लान कंपनसेशन प्लान। देखो पहले तो लिखा हुआ लीगल फैक्टर्स, लेबर लॉ के हिसाब से तो देना ही पड़ेगा। तो नया जो लेबर लॉ निकला है आपको पता होगा 2025 के हिसाब से वो लोग बातें करें तो लगभग में 23 नवंबर को निकला, 23 नहीं 22 नवंबर को निकला है, ठीक है ना। जिसमें से ना बहुत सारे बातें वहाँ पे मैच्योरिटी की बातें करें, मतलब ग्रेजुएटी की बातें करें, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना वेजेज रेट की बातें करें, तो सब बातें वहाँ मेंशन किया गया है। तो बोला गया आपको लेबर लॉ के अकॉर्डिंग उसको तो पेमेंट मिलना ही चाहिए। अब कोई भी अगर मैनेजमेंट है अब वो बोलेगा नहीं कहीं पे और उतना सैलरी मिलता होगा हम इतना ही देंगे, तो पहली बात बताओ हमारे यहाँ पे काम कौन करेगा, तो पहले हट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बोल दिया है जहां वहां पे जितना मिल रहा है उससे हम ज्यादा देंगे लेकिन देता है कम या टाइम पे नहीं देता है कि नहीं, 5 महीने का 4 महीने का सैलरी रोक के रखा है, पहली बात है वहां पे आप केस फाइल कर दो, ठीक है। आपको टाइम पे सैलरी मिलना चाहिए, आपको टाइम पे कंपनसेशन मिलना चाहिए, आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेबर लॉ के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। फिर बोला गया कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से भी होता है भाई, जो कंपनी के पॉलिसी ने बना दिया भाई इतना टाइम पे इतना सैलरी आपको मिलेगा, इतना साल में इतना आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, बोनस मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, घूमने के जो है ना जगह मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है ना कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से होते हैं, लेबर यूनियन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ लिखा हुआ इक्विटी प्रिंसिपल होता है, मतलब जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करा, अब कंपनी जैसे अगर ग्रोथ करा तो सब में जो है ना परफॉर्मेंस के आधार पर सारे बातें सारे विचार सब परफॉर्मेंस सबका अगर बातें करें वो बढ़ जाता है कि नहीं। तो ये एक तो अच्छी बातें हैं लेकिन सब कंपनी ऐसा नहीं करता है। अब यहाँ बोला गया देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। पहली बात लिखा है रिक्रूटमेंट, जिसमें मैंने बता दिया ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके डेवलपमेंट और सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट की अगर बातें करें ये भी मैंने बताया आपको जो 2 सोर्सेज से आप कर सकते हो, इंटरनल सोर्सेज होता है और एक्सटर्नल सोर्सेज होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखें इंटरनल सोर्सेज के लिए जैसे आप ट्रांसफर करवा सकते हो या तो प्रमोशंस के द्वारा उसको आगे पहुंचा सकते हैं, ये भी तो मैंने बात बोल ही दिया है। अंडर इंटरनल सोर्सेज द वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय द इंड्यूज the existing employees of the organizations and no outsider are permitted internal sources under the performance, ठीक है। ये मैंने बता दिया है। ट्रांसफर मैंने बता दिया क्या होता है, वैसे यहाँ पे अगर ट्रांसफर इज ए गुड सोर्स ऑफ फाइलिंग द वैकेंसी विद एम्प्लॉयड फ्रॉम ओवर स्टाफ या डिपार्टमेंट्स, इट इज ए प्रैक्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एम्प्लॉयज के लिए। जॉब ट्रांसफर आर आल्सो हेल्पफुल या अवॉइडिंग बोला गया है यहाँ पर टर्मिनेशंस एंड रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड गवर्नेंस होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो कंपनी के लिए सही है, वो नेगेटिव प्रोसेस नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस जगह पे इस ब्रांच में अगर मान लीजिए हम कहते हैं नहीं मुझे एक स्टाफ की जरूरत नहीं है, तो अगर हम यहाँ दूसरी जगह मुझे जरूरत है तो मैं यहाँ से उसको वहां पे ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है ना। इसका मतलब वे नहीं हुआ जो नेगेटिव प्रोसेस हुआ, ऐसा नहीं है। प्रमोशन दे के भी उसको हम ना जो है नीचे पोजीशंस पे है उसको हम ना हायर पोजीशंस पे लेके दे सकते हैं। प्रमोशंस रेफर टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशंस टू द अदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। इन प्रमोशन द अथॉरिटी कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसिलिटी या स्टेटस एंड टू पे। आप कोई है असिस्टेंट मैनेजर था आप उसको सीधा मैनेजर बना दो, ठीक है ना, तो क्या हुआ उसको अपने आप जो है ना एक तरीके से लगेगा हाँ भाई हम अच्छे तरीके से काम किए तो मुझे जो है ना एक तरीके से प्रमोशंस मिल गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इट इज अ वर्टिकल शिफ्ट टू एम्प्लॉयज होता है। दिस प्रैक्टिस हेल्प टू इम्प्रूव द मोटिवेशंस लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज। सो फॉर एग्जांपल प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट पोस्ट दे दो, ठीक है, ये सब होना चाहिए, ठीक है बच्चा।
तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल सोर्सेज। जैसे कि मैंने बताया जो एक्सटर्नल सोर्सेज होता है ना, एक तरीके से माथा का जो है ना हेडेक होता है क्या, उसके लिए बहुत सारे काम करना पड़ता है ना भाई। जैसे देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट को एक्सचेंज करा दो, प्लेसमेंट एजेंसी से बात कर लो। ये प्लेसमेंट एजेंसी क्या होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे बहुत सारे जो है ना कंसल्टेंसी अगर बातें करें, ऑफिस खोल के रखे रहते हैं, वहां से जो है ना आप बोलो भाई मुझे जो है इतना या इस टाइप के जो है ना लोग चाहिए, स्टाफ चाहिए, जैसे उसको बोलोगे तो वो एजेंसी क्या करेगा, आपको स्टाफ लेके देगा। ठीक है। दूसरा तरीका है यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस जो रिक्रूटमेंट होता है वो खासकर अगर कहें तो कंपनियां क्या करती है, क्या कहती है और क्या करती है, कंपनियां बड़े बड़े कॉलेज या स्कूल्स में आके अपना कैंपस लगाते हैं। अब बोलते हैं भाई इस तरीके की सीट खाली है, यहाँ पे आ जाओ, रिक्रूट करते हैं। ठीक है। तो बोला गया उसके बाद बोला गया रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉय। लोगों के कहने होने से भी क्या होता है, जो कोई रिकमेंडेशंस कर दिया, भाई चलो हमने तुम्हारा नाम जो है ना वहां पे रिकमेंडेशन कर दिए, ठीक है, तुम वहां पे जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से भी होता है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट तो हम लोग टेलीविजन पे या वेब पब्लिश कर ही सकते हैं, ये सब प्रोसेस है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बातें बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। चलो इसी को देख लेते हैं, आप लोगों को हर एक चीज तो मालूम होगा ही, वैसे फिर से बता देते हैं। लिखा हुआ है बेसिस के हिसाब से। इंटरनल रिक्रूटमेंट किसको कह सकते हैं, तो बोला गया इंटरनल रिक्रूटमेंट मींस मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू द फिल आफ्टर द वैकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही जो है ना जो भी खाली है उसमें जो भी स्टाफ होंगे उसी से अपने पोजीशन जो भी होगा खाली वैकेंट जॉब पोजीशन, उससे हम उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को पूरा किया जा सकता है। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोला गया मींस मेकिंग यूज ऑफ न्यू पर्सनल और आउटसाइडर टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आउटसाइडर को हम लोग सिलेक्शन करवा सकते हैं, वैकेंट जो है रिक्रूट करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, तो वही है आपका एडवर्टाइजमेंट करवा दो। ठीक है। टाइम, तो अगर हम इंटरनल अगर मान लीजिए बच्चा अगर रिक्रूटमेंट अगर कराएंगे तो इसमें बहुत ही टाइम कम लगता है और सिरदर्दी जो है ना बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो भी बंदा रहेगा उसको अच्छे तरीके से हम ट्रेन करके रखे हुए होंगे। ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंजम्पशन वाले होता है, इसमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सिलेक्शन जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लोग जॉब ओरिएंटेशन, फिर उसका अगर हम लोग कहें तो डेवलपमेंट ट्रेनिंग ये करवाना पड़ता है, तभी हम फाइनल जो है उसको जॉब की ऑफर करते हैं। फिर बोला गया यहाँ पे इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो बहुत सस्ता पड़ता है। दिस प्रोसेस इज मोर इकोनॉमिकल, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ सर्चिंग एक्सटर्नल सोर्सेज। इसमें तो कोई हमको खोजने की जरूरत नहीं पड़ता है इंटरनल में। तो जो भी उसमें लग रहा है हाँ इतना दिनों से काम यहाँ पे कर रहा है, चलो भाई तुम ये भेजा ना तुम्हारा प्रमोशन हो गया, ऐसे नहीं कहता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जो मान लीजिए क्लर्क का काम कर रहा था उसको सीधा से आप दे दिए भाई सीधा जॉब मैनेजर बन जाओ, तो उसको तो भाई एक तरीके से तो शौक लगेगा पहली बात, और दूसरी बात ये उसको फायदा, कंपनी को फायदा। दूसरा बोले यहाँ पे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बातें करें, दिस प्रोसेस इज कॉस्टली एज वैकेंसी हैव टू बी नोटिफाइड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो पहले आप न्यूज़पेपर है तो उसका कॉस्ट लगाओ, ठीक है ना, रिक्रूट करवाओ, उसके लिए आपको टेस्ट लो, उसका इंटरव्यू लो, तो चाय पानी नाश्ता ये सब जो उसी में चला जाता है खर्चा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। फिर बोला गया यहाँ पे क्वालिटी, देर इज ए लिमिटेड चॉइस टू बेटर क्वालिटी मे बी नॉट बी एज्यूम। हाँ ये हो सकता है अगर इंटरनल सोर्सेस अगर मान लीजिए अगर हम इसमें अगर कर रहे हैं तो हो सकता है ज्यादा मुझे अच्छा बंदा या बंदी ना मिले, जो है मेरे पास गिना चुना उसी में से हम किसी को इधर उधर करके ट्रांसफर करवा के प्रमोशन दे के उससे काम ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हम एक्सटर्नल अगर लेते हैं तो इसमें क्या होता है ना रेंज पहुंच जाता है। अब जैसे इसमें रेंज अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा अगर होता है तो मेरे पास चॉइस बनता है जो हम किस तरीके के जो है ना यहाँ से लोगों को हायर करें, है कि नहीं। तो एक चॉइस यहाँ पे होता है, लेकिन इसमें चॉइस नहीं होता। ये अगर कहें अगर बात करें बच्चा इंटरनली तो ये थोड़ा सा कम खर्चा वाला होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा खर्चा वाला होता है। ठीक है। इसमें ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं, किसमें इंटरनल में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इसमें थोड़ा परेशान होना पड़ता है। इसमें समय बहुत कम लगता है, किसमें इंटरनल रिक्रूटमेंट में बहुत कम समय लगता है, इसमें बहुत ज्यादा ही समय लगता है। ठीक है। तो ये सब आप जो है डिफरेंस करने के लिए अगर आएगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शंस, तो सिलेक्शंस वैसे तो मैं बता चुका हूं। तो सिलेक्शंस कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रमोटिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू द फिल ऑफ द जॉब द वैकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस। सो फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस होता है। देख लो यहाँ पे वैसे मैं बात कर चुका हूं। पहली बात प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा,
उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू होगा, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होगा उसका, जो कहीं क्रिमिनल तो नहीं है उसका बैकग्राउंड तो चेक होगा ना। ये देखो प्राइमरी या प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है जो पहले कौन आ सकता है, उसका सिलेक्शन टेस्ट होगा, टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, उसका बैकग्राउंड चेक होगा, फिर सिलेक्शन के लिए डिसीजन लिया जाता है, फिर मेडिकल का एग्जामिनेशन होगा, फिर जॉब ऑफर दिया जाएगा और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। हाँ भाई अब तुम्हारा ये जॉब ऑफर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, जॉब ऑफर किया जा रहा है, चलो अब सिलेक्शन हो गया है। ये सब प्रोसेस है भाई, ये सब ध्यान रखना, इसको नोट्स कर लेना, क्योंकि जो है ना यहाँ पे प्रोसेस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जैसा क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है चलो आगे देखते हैं। अभी जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोला गया किस तरीके से हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बोला गया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन थ्रू द एलिमिनेटिंग अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाई इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मान लीजिए हमने बोला सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए ही ये वैकेंसी है, मैंने बोल दिया सिर्फ जो है ना कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये वैकेंसी है। अब मान लीजिए सिर्फ मैंने बोला कॉमर्स वाले ही बच्चा सिर्फ अकाउंटेंट बन सकता है, इसके लिए वैकेंसी है, अब गलती से साइंस वाला भर दिया, गलती से आर्ट्स वाला भर दिया, तो हमने क्या करना है, हमने उसको हटा देना, रिजेक्ट कर देना है। ठीक है ना, तो एक तरीके से वही होता है। या हम कह सकते हैं उसके आधार कार्ड नहीं मैच किया, उसके पैन कार्ड नहीं मैच किया, उसका उम्र नहीं मैच किया, एज नहीं मैच किया, या उसके एड्रेस गलत निकल गया, तो हम क्या करेंगे उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट आता है, इंटेलिजेंसी टेस्ट होगा, जो कितना वो पढ़ा लिखा है, वो कितना जो है ना जज कर सकता है, कितना वो उसके पास पढ़ने लिखने की जो है ना क्षमता एबिलिटी है या नहीं भी, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है क्या करते हैं उसके इंटेलिजेंसी का टेस्ट लेते हैं। फिर उसके बाद होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो खासकर एक ऐसा बोला गया पोटेंशियल लर्निंग जो न्यू जॉब इन द कैंडिडेट, दिस टेस्ट हेल्प द नोइंग हाउ टू कैंडिडेट विल परफॉर्मिंग इन फ्यूचर। मतलब ये फ्यूचर में किस तरीके से कोई भी काम को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, और साथ में उसके पर्सनैलिटी टेस्ट, वो बनता देखने में कैसा है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये आप देख सकते हैं। इट इज कंडक्टेड टू द फाइंड और द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। So this test relates intelligence, aptitude and interest of the candidate। तो ध्यान रखना जी, इंटरेस्ट उसके पास उस जॉब के लिए कितना है, उसके पास एप्टीट्यूड कितना उसके लिए, ठीक है ना, फिर वो कितना जो है ना अपने दिमाग में उस बातों को लेकर रखता है, ये सब। ट्रेड टेस्ट, दिस टेस्ट बोला कि मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो अलग अलग है ना उसको बुला के पूछा जाता है, भाई मेरे लिए जो काम करना चाहते हो, कंपनी के लिए काम जो करना चाहते हो, वो कैसे काम करोगे, ठीक है, तो उसके आधार। फिर बोला यहाँ पे इंटरेस्ट टेस्ट, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट ऑफ टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट एज वेल द पीपल हैव फैसिनेशन फॉर द सम जॉब्स अदर देन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के हिसाब से भी ये सब तो ठीक है, उसके इंटेलिजेंसी का टेस्ट में ले लिया, एप्टीट्यूड फ्यूचर में भी कंपनी के लिए क्या कर सकता है, उसके प्रेसिडेंट उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसका मैंने टेस्ट ले लिया, ट्रेड टेस्ट ले लिया। अब आते हैं इंटरेस्ट टेस्ट, मतलब क्या वो किस लाइक वो काम करना चाहता है, किस टाइप का काम करना चाहता है, उसके लिए यहाँ पे आता है बच्चा इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पे आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये तो मैंने बता दिया, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द टेस्ट आर कॉल्ड द इंटरव्यू। इंटरव्यू बोला कि ये फॉर्मल और बोला कि इन डेप्थ कन्वर्सेशंस होता है, जहां पे जो भी एप्लीकेंट होता है उसके लिए उसके बारे में पूछा जाता है। द रोल ऑफ द इंटरव्यूअर, देखिए एक होता है इंटरव्यूअर होता है और एक होता है जो है इंटरव्यू होता है। ठीक है, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, इंटरव्यूअर हो गया, जो दे रहा है वो इंटरव्यू ही हो गया। ठीक है, प्रोवाइड द सेम, दो यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरव्यू हैज मेनी एडवांटेज ओवर द रिटन टेस्ट बिकॉज द इंटरव्यू you can find out of the confidence level and candidate along with the professional knowledge। तो जो इंटरव्यूअर होता है वो जो इंटरव्यू लेगा या तो टेस्ट के द्वारा ले सकता है या तो ऑरल जो कम्युनिकेशंस होता है वो बातें करेगा, पूछेगा सवाल, क्वेश्चन आंसर करता है, उसके आधार पर जो है आपको क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड कर देता है। फिर बोला कि चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड, तो मैंने बताया आपको किसी प्रकार के, अगर मान लीजिए क्या आप पहले कहीं पे काम करते थे या नहीं करते थे, ठीक है ना, क्या आप किसी इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो, टीचर, यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर, कोई भी इस तरीके से ऐसा काम किए हो या नहीं किए हो, ठीक है, आपके ऊपर किसी भी तरीके से इलीगल ऐसा कुछ तो है या नहीं है, ठीक है ना, ये सब जो क्रॉस चेक बोलिए या बैकग्राउंड चेक बोलिए, सब जो भी होता है वो कंपनी का
बंदा आके चेक करता है। उसके बाद बोला कि सिलेक्शन डिसीजन कैसे होगा, द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट इंटरव्यू, जो भी अगर मान लीजिए कैंडिडेट जो पास किया है टेस्ट में, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक, मैंने बोला भी रेफरेंस चेक या क्रॉस चेक आर इंक्लूड इन द सिलेक्शन लिस्ट। अब उसका एक लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब लिस्ट के आधार पे उसको लगता है हाँ ये सारे जो चीजें दिया गया उसमें कैसा कैसा चीजें है, तो बोला द व्यू ऑफ द कंसर्न मैनेजर विल बी जनरली कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज it is he or she who is responsible for the performance of the new employees। अब मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाएगा, मेडिकल में भी क्वालिफाइड होना चाहिए, फिटनेस सही होना चाहिए, क्योंकि आजकल सबसे मेन अगर बात करें फिटनेस, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बच्चा मान लीजिए स्टाफ का सिलेक्शन करोगे, उसका फिट सबसे मेन चीज है, उसमें देखना है उसके जो काम करने का जो तरीका है और उसके बाद उसके काम करने का जो उसका क्या बोल सकते हैं डिसिप्लिन है वो क्या है। अब ये नहीं जो काम हो रहा है उसमें डिसिप्लिन उतना नहीं है, दूसरी बात ये फिटनेस सही नहीं है, तो ऐसे स्टाफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। जॉब ऑफर तभी देना तो बोला कि द एप्लीकेंट हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट, और जैसे मेडिकल टेस्ट में अगर वो क्वालिफाइड अगर हो जाता है, अब मेडिकल टेस्ट में बहुत सारी बातें होता है जो अब हॉस्पिटल्स वाला ही क्लियर कर सकता है, जो उसके क्या उसके अंदरूनी मामला है शरीर का, ठीक है। फिर बोला जॉब ऑफर द एप्लीकेंट हु आर क्लियर द मेडिकल टेस्ट एंड आर गिवन द जॉब ऑफर थ्रू द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। सो इन द लेटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहता है, टर्म्स कंडीशन रहता है, और उसके बाद एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे चीजें मेंशन रहता है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको जॉब लेटर अगर मिल गया तो उसमें क्या रहता है, तो पहली बात जॉब लेटर जब मिलेगा ना, जिसका मतलब कह रहे हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर, जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है बच्चा तो वहां पे टर्म एंड कंडीशंस रहता है, जो आपको जॉब मिल रहा है इस टर्म एंड कंडीशंस पे अगर आपने कोई गलती उल्टी किया, कुछ इस तरीके से बातें किया, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बातें उसमें मेंशन रहता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो अपॉइंटमेंट लेटर को अगर रिसीव कर लिया, फिर उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, चलो मेरे पास तुमको हम 5 साल पे कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, तुम मेरे अंदर 5 साल काम करोगे, ठीक है, 5 साल करो या 50 साल करो, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। अब बाकी प्राइवेट अगर जॉब होगा तो उसके लिए तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो कंपनियां होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आ जाओ बोला यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, देखो बार बार कह रहे हैं यहाँ पे दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है। आप देख लेते हैं यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आपका जो है ना क्वेश्चन जो है ना 2 से 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये डिफरेंस है। देखो रिक्रूटमेंट क्या होता है, तो बोला कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन, ठीक है। अब फिर यहाँ लिखा है सिलेक्शंस की अगर बातें करें तो सिलेक्शंस लिखा हुआ यहाँ पे इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट एंड ऑफरिंग देम। ये एक नॉर्मल चीजें हैं जो कि जो खाली रहेगा उसमें सीधा जैसे एप्लीकेशंस को डालना। जो सिलेक्शंस होता है ना, ये स्क्रीनिंग के बाद सेलेक्ट होने के बाद जो एलिजिबल होता है उसी को ऑफर किया जाता है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, इट इज अ प्रेसिडेंट, बोला यहाँ पे द स्टाफिंग फंक्शन, ये स्टाफ का फंक्शन है। यहाँ लिखा इट इज ऑलवेज स्टार्ट वेयर रिक्रूटमेंट एंड्स, मतलब जहां पर रिक्रूटमेंट खत्म सिलेक्शन शुरू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के बात करते हैं, नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इज क्रिएटेड, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। यहाँ पे जब सिलेक्शन होगा तभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनने की बातें हो सकता है। सिलेक्शन इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर जो काम देता है और जो काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज बोलते हैं, ठीक है। नेचर क्या है, तो बोला कि इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एज मोर एंड मोर कैंडिडेट आर इंड्यूस्ड अप्लाई ऑफ द जॉब, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं पॉजिटिव सेंस के हिसाब से, भाई मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा चलो अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेशंस जो है ना रिसीव कर सकता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। अभी जब एप्लीकेशंस अगर यहाँ पे रिसीव हुआ तो यहाँ पे जब सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए आपको टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, ठीक है ना, जो कि इसमें किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ गया, आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या तो लिख लेना, ठीक है, जहां से एग्जाम में आते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे कि मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आप जॉब ऑफर कर दिया, अपॉइंटमेंट तो दे दिया, लेकिन मेन जो जरूरत होता है वो ये जब भाई अब वो काम तो करेगा तो करेगा कैसे। सो ट्रेनिंग मींस इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द required skill to perform the specified job. It aims to improve the performance of employees in their current job या prepare them for any intent job. So development refers to the overall growth of the employees. So it focus on personal growth.
लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड द सक्सेस ऑफ एम्प्लॉयज या डेवलपमेंट। ठीक है, आप देखो, चाहे वो कंपनी के लिए फायदा करे या एम्प्लॉयज खुद के लिए फायदा करे, उसके लिए बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे जो है ना ऐसे देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने आप को मालिक समझना शुरू कर देता है। आप किसी स्टाफ को रखिएगा तो उसको लगेगा ना हमको बहुत कुछ आता है ना। वो हमसे अगर मान लीजिए कोई नया अगर बंदा अगर आ गया है उस कंपनी में काम करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो नया वाले बंदे को जो पुराने वाले बंदे हैं ना वो हल्का में ले लेता है। पता है ये तो नया नया है, देखते हैं 2 दिन टिकेगा कि ना टिकेगा, इस तरीके से हल्का में लेता है। लेकिन आजकल के बंदे को हल्का में नहीं लेना चाहिए, वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड निकल के आता है। ठीक है, तो कहने मतलब ये हुआ, अब वो पुराने वाले जो लोग होते हैं वो बोलेंगे नहीं हमको ट्रेनिंग व्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है ना, हमको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हमको सब कुछ आता है कि नहीं। उसको ऐसा लगेगा ना जब हम अगर कह देंगे ना हमको नहीं आता है तो उसका जो मोरल वैल्यू है, ठीक है ना, वो नीचे हो जाएगा, है कि नहीं। भाई तुमको अगर नहीं आता है सीख लो, ताकि कंपनी के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आप जैसे बात बताओ बच्चा, जैसे कोविड आया तो कोविड में बोला गया ऐसे बहुत सारे लोगों का नौकरियां चला गया। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास जो टेक्नोलॉजी वाले अगर बातें करें, ट्रेनिंग नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो वो तो चला गया। अब जिसके पास नॉलेज था, ट्रेनिंग था, तो वो ने काम करा, है कि नहीं। इसीलिए आपको जब भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब कोई काम के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो आप ट्रेनिंग लो, ठीक है ना, वो काम करो ताकि आपको सीखने से मिले। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो इंसान हमेशा सीखने के पर्पज से अगर काम कर रहा है, ठीक है ना, उसका काम हमेशा जो है ना अच्छा परफॉर्मेंस के आधार पे जो है ना अच्छा ही होता है। अब ये सोच के करेगा नहीं हमको सब कुछ अगर आ रहा है और उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले उसको हटा दो, वो गलत है। अगर आप हमेशा सीखने का कोशिश करोगे तो मार्केट में बहुत ऐसे सारी बातें होता है जो हमेशा अपडेट होते रहते हैं, इसलिए आपको अपडेट होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, इससे क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इट इज द एनेबल द एम्प्लॉय टू द अप टू डेट, हम कह सकते हैं यहाँ पे, इट इज द एनेबल द एम्प्लॉय टू 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 डू द जॉब बेटर कर सकता है कि नहीं। तो जॉब बेटर करने के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। अब बोला कि इट इज एनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, जिससे क्या होगा, ओवरऑल एम्प्लॉयज को जो काम कर रहा है वैसे बंदे को जो है ना डेवलपमेंट तो होबे करे। ट्रेनिंग इज बोला गया जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, और डेवलपमेंट बोला गया कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। भाई आपका कैरियर बन सकता है अगर आपने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ले लिया, तो आपको स्किल तो बढ़वे करेगा। जब आपको स्किल बढ़ गया तो आपका कैरियर फिक्स हो चुका है, भाई हाँ अब हम इसमें माहिर है, मेरा कैरियर बन चुका। मान लो अगर आपको विराट कोहली जैसे अगर बनने हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे अगर बनने हैं, तो पहले आपको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ना। जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो उसके बाद अपने आप में डेवलप हो गए, आप डेवलप हो गए तभी तो आपका कैरियर बनेगा। आप सोचेंगे नहीं हम ट्रेनिंग करवे नहीं करेंगे, सीधा जाकर मुझे डेवलपमेंट मिल जाए और हम वहां के बादशाह बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो आपको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा, चाहे आप छोटे इंप्लॉयज हो। कहने मतलब आपका पोजीशन अगर मान लीजिए उस कंपनी और ऐसे में छोटे पोजीशन पे दिया गया है, तो आप पेशेंस रखें और अपने ट्रेनिंग स्किल और अपने इंकरेज या मोटिवेशन के थ्रू आपको प्रमोशन लेने हैं। आपके ऊपर आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है ना, तभी आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। नीड फॉर बोला कि ट्रेनिंग, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बता ही दिया ये क्या होता है, बेटर परफॉर्मेंस होगा, एटीट्यूड जो है ना फॉर्मेशन हो सकता है, मैनेजिंग जो पावर होता है वो बढ़ जाता है, और रिड्यूस लर्निंग टाइम, जिससे क्या होता है ना आपको बार बार सीखने की जरूरत नहीं है। आप जब ट्रेनिंग ले लेते हो, समझ जाते हो हाँ भाई इस तरीके से बातें हैं, तो आपको जो है ना अच्छे तरीके से काम मिलेगा। ठीक है, ट्रेन एम्प्लॉय बोला गया टेक लेस टाइम इन द लर्निंग द जॉब एज कंपेयर टू द untrained employees. As a result, there is a less wastage of resources and higher productivity in the organizations. ठीक है, तो यही सब बातें लिखा हुआ है। The performance of trained employee is always better than performance of untrained. बात तो सही है ना। अब मान लीजिए ट्रेनिंग लिया हुआ रहता है, वो अच्छे तरीके से सब सारे काम, मतलब जो भी उसको ट्रेनिंग मिला है वो सारे काम को अच्छे तरीके से, अच्छे सहानुभूति के साथ, आराम के साथ, तम क्लियर माइंडसेट के साथ वो काम करेगा और बेटर तरीके से करेगा। और जो ट्रेनिंग नहीं लिया है तो उसको काम करने में एक तरीके से बेटर फील तो हबे नहीं करेगा, और उसको बार बार वेस्टेज ऑफ टाइम को क्या करेगा, वेस्ट करेगा। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ठीक है, अभी किसको बेनिफिट होता है, तो अल्टीमेट अगर कहे बच्चा तो एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। हो सकता है अब
जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसको ट्रेनिंग दिया गया, उसको जब वहां पे काम सीख लिया, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, जहां मुझे इस तरीके से काम करना है या काम करते हैं, फिर वो काम दूसरी जगह या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाकर करेगा तो वो ट्रेनिंग लिया हुआ है ना। और जब वो ट्रेनिंग लिया हुआ है तो वहां उसको उतना ज्यादा कह सकते हैं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, ट्रेनिंग तो हमेशा अपडेट रहने के लिए चाहिए, लेकिन उतना उसको कहे तो टाइम लेस नहीं होगा, मतलब टाइम वेस्टेज नहीं होगा। बेटर कैरियर ऑप्शंस होता है किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। इंप्रूव स्किल एंड नॉलेज ड्यू टू द ट्रेनिंग एंड ब्रिंग बेटर कैरियर ऑप्शंस फॉर द एम्प्लॉयज। इसीलिए जब अगर आपको नौकरी अगर मिले बच्चा, तो नौकरी अगर मिल जाए ना, तो नौकरी के बाद जो ट्रेनिंग मिलता है ना, वो ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अर्निंग मोर, अगर मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग लेटर 15,000 पे आया है या 20,000 पे आया है, ठीक है ना, अगर आप अच्छे तरीके से अगर ट्रेनिंग अगर लेते हो तो आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपके पेशेंट जो है ना परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, जिससे क्या होगा, आप ज्यादा ज्यादा कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। fewer chances of accident बोला गया, the training makes employees more efficient, so there are fewer chance of the accident बोला गया, accident, ठीक है, एक्सीडेंट नहीं एक्सीडेंट यहाँ पे बातें बोला गया, fewer chances of accident, ठीक है। इंक्रीज ऑफ मॉरली हो सकता है, जो ट्रेनिंग इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है? तो देयर आर बोला गया मेनी टू मेथड होता है ट्रेनिंग का, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जब काम करते करते सीख जाओ, और दूसरा बोला गया पहले काम सीखो और फिर जॉब करो, मतलब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है बच्चा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो बोला गया व्हेन द एम्प्लॉइज आर ट्रेन while they are performing the job then it is a knowing as on the job, मतलब काम करते हुए जो लोग अगर सीखते हैं उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर द टेक्निकल जॉब एंड द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज एम्प्लॉय कैन लर्न प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग ऑन द जॉब। तो भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये होता है आप जॉब पे भी हो और आपको जो है ना सिखाया भी जा रहा है, आप ट्रेनिंग भी ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और इसमें वैसे लोगों को खासकर जो है ना ज्यादा कंसिडर किया जाता है जो टेक्निकली जॉब करते हैं, ठीक है ना, जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को वाले जॉब है उस वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज बोला गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज दैट इट इज ए रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बात तो सही है, इसमें फायदा किसको होगा? एम्प्लॉयज को, लेकिन नुकसान किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि भाई वो बोल रहा है हम तुमको सिखा भी रहे हैं ऊपर से सैलरी भी दे रहे हैं, है कि नहीं? बोल रहे हम सर फ्रेश हैं, फ्रेश कहने मतलब ये हुआ जो भी जॉब लेने के लिए आते बोलते हैं हम अभी तक काम कुछ नहीं किए हैं, हम अभी तक डिग्रियां कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना, हम फ्रेशर हैं, तो मुझे क्या होगा भाई, किस तरीके से काम, जो फ्रेशर होते हैं वो क्या चाहते नहीं सर हमको पॉकेट मनी भी आना चाहिए, सैलरी भी आना चाहिए, ठीक है ना, और मैं आपके साथ काम भी करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ हम उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे, मतलब उससे काम तो करवा रहे हैं, ठीक है, जो सैलरी बातें हुआ उसको हम दे रहे हैं, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम तो है ना भाई, आपको हम सिखा के ऊपर से सैलरी भी दें, है कि नहीं है? इससे अच्छा हो पहले ट्रेनिंग ले लो, सीख लो, फिर मेरे पास आओ, फिर आप काम करो। यहाँ पे बोला गया है जो अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो बोले द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर द ऑन द जॉब मेथड्स के लिए, जैसे खास कर इसमें कौन कौन आ सकता है, तो बोला गया प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, आयरन वर्कर हो, ये सब क्या करता है, काम करते करते सीख जाता है कि नहीं। आप जब प्लम्बर के पास जाइएगा तो बोलेगा नहीं वो वहां पे किसी प्रकार का वो क्या बोलते हैं कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया है प्लम्बर बनने के लिए, है कि नहीं। तो प्लम्बर बनने के लिए क्या पढ़ाई लिखाई करेगा, वो देखा दूसरे प्लम्बर के साथ गया, उसको हेल्पर बन के गया, और वो हेल्प करते करते क्या हो जाता है, सीख जाता है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिशियंस की बात करें तो वो भी वैसी होता है, जो उसके साथ हेल्पर की तरह गया वो सीख लिया, तो सब ये बोल सकते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है बच्चा। अब लगे इंटर्नशिप, इंटर्नशिप इज एग्रीमेंट बिटवीन द जॉब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बोला गया सेंड देयर स्टूडेंट एंड द to various companies so they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institute. Under this training and program the बोला गया organizations gets people with the fresh idea and latest बोला गया knowledge and the company। देखिए इंटर्नशिप जो होता है ना, इंटर्नशिप जो है ना जहाँ जैसे पढ़ाई खत्म हो जाता है तो पढ़ाई खत्म होने के बाद इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें क्या होता है जब कोई भी अगर इंटर्नशिप करता है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको जो है ना जो भी लेटेस्ट नॉलेज होता है, ट्रेनिंग होता है कंपनी के द्वारा उसको दिया जाता है। लेकिन जो इंटर्नशिप होता है ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो भी इंटर्नशिप करेगा सो हैव टू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज कॉल्ड स्टाइपेंड दिया जाता है उसको, ठीक है ना, स्टाइपेंड दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड द स्टूडेंट गेट चांस टू प्रैक्टिस इन द रियल वर्क सिचुएशंस। जैसे खासकर डॉक्टर्स में बात करें, अकाउंटेंट में बातें करें, तो किसी के साथ काम किया करना होता है, उसमें आपको स्टाइपेंड जो मिलेगा बहुत कम मिलेगा, मतलब सैलरी जो मिलेगा बहुत कम मिलेगा, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, आप इंटर्नशिप करने के लिए आए हो। जब आप इंटर्नशिप पूरा हो जाएगा 3 साल 2 साल के अंदर में, जब आप ट्रेंड हो जाओगे, तब आपको जब जॉब ऑफर आएगा बड़े बड़े कंपनियां से, तब आपको सैलरी अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन इंटर्नशिप में आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। फिर बोला कि यहाँ पे इंडक्शंस या ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेनिंग, बोला कि इंडक्शंस या ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एम्प्लॉय व्हेन द फर्स्ट ज्वाइन कंपनी एंड the purpose of the training program is to make the new employees feel at home and develop the feeling of belongingness, ठीक है। the basis बोला कि यहाँ पे objectives of inductions and orientation program are टू हेल्प न्यू कमर, जो भी अगर न्यू कमर सब होते हैं तो उसको जो है अच्छे तरीके से, भाई नर्वस ना हो, ठीक है ना, उसको अच्छे तरीके से सिखा उखा दिया जाए, उसके लिए ऑडिटेशन करना बहुत जरूरी है। बिल्डअप कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट सेंस ऑफ बिलोंग, जो बिगिनर्स होता है तो बिगिनर्स के लिए खासकर जो है ना इंडक्शन प्रोग्राम रखने चाहिए, जो इंट्रोडक्शन दे सके, मतलब ये हुआ बेसिकली, ठीक है ना, ट्रेनिंग ले सके, तो वैसे लोगों के लिए सब प्रोग्राम सही होता है। अच्छा, जिन बच्चे को अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। लिखने का मतलब ये हुआ आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से इंटर्नशिप मैंने बता दिया क्या होता है, इसमें कम टाइम पे आप कम बोलते हैं, कम सैलरी में आपको काम करने होते हैं। इसमें काम करते करते हम लोग क्या करते हैं, सीख जाते हैं। चलो आगे समझते हैं। लर्निंग बिफोर डूइंग, ये आपको अच्छी बातें लिखा हुआ है, ये है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, मतलब आपको काम करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। जब आप काम करने से पहले अगर सीख जाओगे, अच्छे तरीके से ट्रेंड अगर हो जाते हो, तो आप बेटर परफॉर्मेंस दोगे और आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोला गया मींस ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाय द टेकिंग देम अवे फ्रॉम द वर्क their work positions, which means the employees and are given a break from the job and sent for training. So this method of training is more suitable for managerial job positions or conference या सेमिनार हेल्थ ट्रेन एंड मैनेजर्स। देखो बच्चा, ये जोरदार बोलने की वजह से थोड़ा बहुत खांसी आ रहा है। देखो क्या होता है ना, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की अगर बातें करें तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ये होता है कि आपको जहां पे भी अलग अलग आप सेमिनार में जाओ, ठीक है ना, सेमिनार को अटेंड करो, ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन सेमिनार्स हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उसको अटेंड करो, उसके बारे में सीखो समझो, वेबिनार में जाओ, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को बातें को सुनो, जिससे क्या होगा आपको ट्रेंड हो जाओगे। जब आप वो ट्रेंड हो जाओगे तो आप कह सकते हो उस फील्ड के आप बादशाह। अच्छा, बोला जाता है अगर आपको किसी फील्ड के अगर बादशाह अगर बनना है ना, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट के भगवान बनने हैं, वैसे तो जल्दी बनने के चांस है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी फील्ड का अगर बादशाह अगर बनने हैं, तो आपको पहले उस फील्ड में अच्छे तरीके से मेहनत या काम करना पड़ेगा, है कि नहीं है। आपको अगर कंपनी के लिए सोच रहे हम भी एक एंटरप्रेन्योर बने, तो पहले उस फील्ड का बादशाह बनना सीख जाओ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिल्म का डायलॉग होगा, आप देख लेना। बोला कि यहाँ पे वेस्टिब्यूल एंड ट्रेनिंग, तो यहाँ बोला कि वेस्टिब्यूल स्कूल्स मींस डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। व्हेन एक्सपीरियंस एंड डेलीगेटेड द मशीन्स आर इन्वॉल्व, देन एम्प्लॉयर्स अवॉइड यूजिंग द ऑन द जॉब मेथड, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड, जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर की अगर बातें करें, अगर डॉक्टर बनने की अगर बात होता है तो भाई उसको क्या किया जाएगा, तो डॉक्टर बनने से पहले उसको जो है ना डमी, देखिए डमी मतलब ये हुआ जो हम यहाँ पे सचमुच में उस तरीके से डॉक्टर बन क्या करता है, पहले कुछ ऐसे डमी पे चीज पे क्या करेगा, वो सुई देने का इंजेक्शन देने का प्रैक्टिस करेगा ताकि जो है ना वो अच्छे तरीके से कर सके। तो ऐसे ही होता है, जब आप किसी चीज को आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो एक अपने आप के मॉडल बना लो। आप देखते हैं कॉर्पोरेट लेवल में खासकर होता है जी, यहाँ पे अगर ये बिल्डिंग बना दे, यहाँ पे बिल्डिंग बना दे, यहाँ ब्रिज बना दे, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ ये होटल, यहाँ होटल, ये होटल, यहाँ पे ये रूम, यहाँ पे ये रूम, क्या है वो डमी है, ठीक है ना। तो जब एक मीटिंग होता है तो उस मीटिंग में आप देखे होंगे बहुत सारे फिल्म में तो बताया जाता है जी, यहाँ से जो है ना क्या बोलते हैं रिवर गुजर रहा है, तो यहाँ पे मुझे है ना स्विमिंग पूल चाहिए, यहाँ पे अपार्टमेंट चाहिए, यहाँ पे अपार्टमेंट चाहिए, यहाँ से एंट्री पॉइंट होना चाहिए, यहाँ से एंट्री पॉइंट होना चाहिए, डमी है कि नहीं। तो आपको उस पर भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ता है, वो भी एक टेक्निक होता है, ठीक है।
तो बच्चों आई होप आपको मैंने यहाँ पे ऐसे स्टाफिंग के बारे में जो बताया है आपको कुछ पहले से ज्यादा बेटर आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, ठीक है। तो आपको जहां तक भी ये वीडियो समझ में आया है तो अच्छी बातें हैं, अगर नहीं समझ में तो आप मुझे कमेंट करो। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन अगर है इससे रिलेटेड मतलब आज के टॉपिक जो मैंने आज के जो चैप्टर पढ़ा है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, आप किसके बारे में सुनना चाहते हो या किसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।